नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व डीजीपी तमिलनाडु के करुणा सागर। हम इनसे कुछ तीखे सवाल पूछने जा रहे हैं। पहला सवाल हमारा ये है कि महागठबंधन मर चुका है या सांसें चल रही हैं? नहीं, महागठबंधन बिल्कुल जिंदा है और जीत की तरफ बढ़ रहा है। और इसीलिए जो एनडीए के लोग हैं उनको महागठबंधन के स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा चिंता है। वो अपने जो एनडीए में हो रहा है, जो मतफुड़ौल हो रहा है, उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार जी को लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि उनके नेतृत्व में होगा, लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट के बाद जो विधायक दल होगा वो डिसाइड करेगा कि मुख्यमंत्री होगा। तो ये क्लियर हो गया है और गृह मंत्री ने इसको एक बार नहीं, कम से कम 3 बार ये बात कही है। तो ये क्लियर हो गया है कि उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में ये नीतीश कुमार जी अगले मुख्यमंत्री नहीं है। लेकिन तो नीतीश कुमार की बात है, ये तो एनडीए की बात है। वो 20 साल से सत्ता में है। आप कह रहे हैं कि हम एक ऐसा बिहार बनाएंगे जिसमें रोजगार देंगे, जिसमें पलायन रोकेंगे। तो आपको प्रूफ करना होगा ना कि आप उनसे अलग हैं। आपके यहाँ क्या चल रहा है महागठबंधन में? उनके यहाँ जो चल रहा है वो तो बिहार देख रहा है। आपके यहाँ क्या चल रहा है? आपके यहाँ एक एक सीट पर 2-2 कैंडिडेट हैं। आपके यहाँ हालत यह है महागठबंधन में कि कौन सी सीट किसको दी गई है किसी पार्टी को पता नहीं है। चाहे वारसलीगंज की सीट हो, चाहे बछवाड़ा की सीट हो, चाहे दूसरी सीटें हो, घोसी की सीट हो, किसी सीट पर किसी को कुछ पता नहीं है। 2-2 कैंडिडेट उतरे हुए हैं मैदान में। ऐसे में यह माना जा रहा है कि महागठबंधन ध्वस्त हो चुका है। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा ये है दीपक जी कि ये जो जीत का अलायंस है, और चूंकि जीत का अलायंस है इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है। और हमारे कुछ सीट ऐसे हैं जिसमें 2 दल के महागठबंधन के 2 घटक दल के लोग 10 सीट लड़ रहे हैं। 10 सीट ऐसी हैं और अभी तक विड्रॉल का समय ख़त्म नहीं हुआ है। हमारे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी जी हैं और प्रदेश अध्यक्ष और जो प्रभारी हमारे हैं, इनकी लगातार बातचीत हो रही है और समय पर इसको निपटारा कर लिया जाएगा। कहा जा रहा है कि चाहे लालगंज सीट की बात हो, चाहे दूसरी सीटों की बात हो, कोई बातचीत अब आरजेडी और कांग्रेस में नहीं हो रही है। पूरा समन्वय टूट गया है। इसीलिए 2-2 सिंबल दिख रहे हैं, 2-2 उम्मीदवार दिख रहे हैं, चाहे लालगंज में, चाहे वारसलीगंज में, चाहे दूसरी सीटों में। नहीं, देखिए, ये जो वार्ताएं होती हैं ये पत्रकारों के सामने तो होती नहीं है। ये वार्ता बंद कमरे में होती है और लगातार चल रही, क्योंकि मैं पार्टी में हूँ तो मुझे इतना पता रहता है कि पार्टी में क्या हो रहा है। और वार्तालाप हो रहा है, अच्छे माहौल में हो रहा है। आपने देखा कि मुकेश सहनी जी एक दिन नाराज नज़र आए, लेकिन शाम होते होते पूरा माहौल बदल गया और आज उनको जितनी भी सीटें मिली उसमें उन्होंने अपने कैंडिडेट उतार दिए। कहाँ सर, देखिए, अगर उनकी गौड़ा बोराम सीट को लें, वहाँ संतोष सहनी ने, उनके जो भाई हैं, उन्होंने नामांकन किया है और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार ने भी, अफजल अली ने भी नामांकन कर दिया और वो विड्रॉल करने से इनकार कर रहे हैं, करेंगे हम तो नहीं करेंगे। लेकिन आपने ही देखा है कि आपने ही न्यूज़ चलाया था इस बात को कि गौरावराम की सीट पर जो आरजेडी के सिंबल पे जिन्होंने नॉमिनेशन किया है, उनके बारे में आरजेडी के हेडक्वार्टर सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिखी है रिटर्निंग ऑफिसर को और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को कि वो हमारे ऑथराइज्ड कैंडिडेट नहीं है। तो इससे ज़्यादा तो कोई पार्टी बाकी सीटों के लिए आरजेडी कब वो वैसा लेटर लिखने जा रही है? लालगंज के लिए वैसा लेटर, कांग्रेस के लिए, वीआईपी के लिए तो तेजस्वी यादव ने बड़ा दिल दिखाया और लेटर लिख दिया रिटर्निंग ऑफिसर को कि जो सिंबल जिन्होंने आरजेडी के सिंबल पर नामांकन किया है वो हमारे नहीं है। कांग्रेस के लिए जैसे लालगंज की सीट, वारसलीगंज की सीट और बछवाड़ा की सीट सीपीआई के लिए और दूसरी सीटों के लिए तेजस्वी यादव कब ऐसा लेटर लिखने वाले हैं? देखिए, जैसा हमने कहा कि हमारे यहाँ लगातार वार्तालाप हो रही है, लगातार संवाद हो रहे हैं और समय पर, हमने जैसा पहले कहा कि समय पर इसको सुलझा लिया जाएगा। और ये जब सुलझा लिया जाएगा तो फिर आपके सामने भी आएगा और आप भी इसका न्यूज़ चला पाएंगे। आप ऐसा लेटर लिखेंगे कि आरजेडी लिखेगी? कि मतलब आप अपने उम्मीदवार पीछे लेंगे, कांग्रेस अपने उम्मीदवार पीछे लेगी कि आरजेडी पीछे लेगी? देखिए,
आप अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो कोई भी स्ट्रैटेजी की बात कैमरे के सामने तो हो नहीं सकती है, आप भी जानते हैं। स्ट्रैटेजी की बात होती है जहां शीर्ष नेता बैठते हैं, मंथन करते हैं और उसके बाद एक निश्चित एक जगह पर पहुंचते हैं, तो वैसे ही होगा। देखिए, आप लोग तो मंथन कर रहे हैं, बंद कमरों में, एसी कमरों में कर रहे हैं। आपके समर्थक, आपके जो कार्यकर्ता हैं, वो बाहर बहुत बेचैन हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि महागठबंधन किस ओर जा रहा है। एक एक सीट पर, चाहे लालगंज सीट हो या दूसरी सीटें हो, एक एक सीट पर वारसलीगंज में वही हालत है। वहाँ मंटन जी हैं साथ कांग्रेस के, और साथ साथ में तेजस्वी यादव ने अशोक महतो की पत्नी को टिकट दे दिया वहाँ से। तो लालगंज में यही हालत है। तो कुल मिलाकर आपके जो समर्थक हैं, आपके जो कार्यकर्ता हैं, वो बड़ी परेशान हैं। हमारे खबरों के कमेंट में लिखकर पूछ रहे हैं कि महागठबंधन बचा है कि महागठबंधन खत्म हो गया है। देखिए, हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि इस बार बदलाव की लहर चल रही है और एक नई सरकार बनने वाली है, महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। एक ऐसी सरकार बनने वाली है जिसमें सामाजिक न्याय भी होगा, जिसमें विकास भी होगा और विकास सबके लिए होगा, समाज के हर तबके के लिए होगा और वो बहुत ही उत्साहित हैं। हाँ, जहाँ तक हमने कहा कि अगर इस तरह की स्थिति होती है तो वो भी इंतज़ार करते हैं, जैसे आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, वो भी इंतज़ार करते हैं कि ये चीज़ें कब क्लियर हो जाएंगी। जैसे हमने कहा कि समय रहते ये चीज़ें क्लियर कर ली जाएंगी। कांग्रेस के एआईसीसी के प्रवक्ता, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आपने उन सब समर्थकों से क्या कहना चाहते हैं जो परेशान हैं, जिनके समझ में नहीं आ रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस ऐसे कैसे चुनाव लड़ेगी? 2-2 उम्मीदवार, वारसलीगंज में 2-2 उम्मीदवार, लालगंज में 2-2 उम्मीदवार, तमाम दूसरी कहलगांव में 2-2 उम्मीदवार, तो ऐसे कैसे होगा? उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरी सिर्फ मतलब पार्टी क्या कहना चाहती है? पार्टी ये कहना चाहती है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो जिस उत्साह से अभी पिछले एक साल में जो उत्साह दिखा है, राहुल गांधी जी का जो विजिट हुआ है और राहुल जी, तेजस्वी जी, जिन लोगों ने वोट अधिकार यात्रा निकाली और जिस तरह से उसमें जनता का हुजूम आया और जो जोश दिखा है, वो जोश को बरकरार रखिए और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि समाज के हर वोटर तक पहुंचिए और चुनाव के दिन पूरी कोशिश ये कीजिए कि जितने हमारे वोटर हैं वो बूथ पर पहुंचें। ये कैसे होगा? आपके सांसद हैं तारिक अनवर, उन्होंने देखिए क्या लिखा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है, सीनियर नेता हैं, सांसद हैं बिहार से कांग्रेस के, उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि 116 मतों से हारने वाले जो हमारे प्रत्याशी थे, उनका टिकट काटकर 30-30 हज़ार मतों से जो हारने वाले प्रत्याशी हैं उनका टिकट उनको दे दिया गया और 116 मतों से हारने वाले प्रत्याशी का टिकट काट दिया गया। अगर आप अपने सांसद की बात नहीं सुन रहे हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी अपने सांसद की बात नहीं सुन रही है, तब तो कांग्रेस के सांसद को सोशल मीडिया में, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर आकर लिखना पड़ रहा है। देखिए, तारिक साहब बहुत ही सीनियर नेता हैं, एमपी हैं, कांग्रेस ने ही उनको एमपी बनाया है। तो तारिक साहब का बरबीघा क्षेत्र तो है नहीं और मैं आपको अपनी एक व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बताता हूँ कि पिछले कुछ महीनों में 2 बार मेरा शेखपुरा जाने का प्रोग्राम बना। एक बार जब हम मैनिफेस्टो के लिए मंथन करने जा रहे थे उस बार, और दूसरी बार जब हमारे चंद्रवंशी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने फास्ट एंड टू डेथ किया था, उनकी फास्ट तोड़वानी थी, उसके लिए हम गए थे। दोनों बार हम बरबीघा में रुके थे। बरबीघा में श्री बाबू की मूर्ति जो चौराहे पर है उस पर माल्यार्पण किया था हमने और वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों से बातचीत हुई थी और सभी लोगों ने त्रिशूलधारी सिंह जी के बारे में बहुत अच्छी बातें कही थी और सबका यही कहना था कि ये ऐसे कैंडिडेट हैं जो जीतने वाले हैं। लेकिन ये हमारे कहने से उनको टिकट नहीं मिला है। पार्टी ने कम से कम 3-4 सर्वे अलग अलग एजेंसीज के द्वारा अलग अलग कालखंडों में करवाया है और सबका निचोड़ निकालने के बाद ही किसी को टिकट दिया गया है। तो तारिक साहब को हो सकता है किसी व्यक्ति से एक लगाव होगा, लेकिन उनका जो कद है वो ऐसा है कि वो CWC के मेंबर हैं,
वो कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता से फ़ोन उठाकर बात कर सकते हैं। लेकिन उनको ट्वीट करना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि ऐसे की चीज़ों में ट्वीट करने के बजाय अगर आप आपस में बातचीत किया जाए तो वो बेहतर होगा। आज कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आनंद माधव और यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नागेंद्र पासवान, साथ ही साथ आपकी जिलाध्यक्ष कंचना कुमारी, कई सारी आपकी पार्टी की महिला कार्यकर्ता हैं और पार्टी के कई बड़े पदाधिकारी जिनका नाम मुझे याद नहीं है, वो सब मौर्या होटल में जमा हुए और वहाँ उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, शकील अहमद खान और राजेश राम मिलकर पीसीसी प्रेसिडेंट टिकट बेच रहे हैं और टिकट की कालाबाजारी हो रही है। ये आपके प्रवक्ता जो कल तक डिफेंड कर रहे थे कांग्रेस को, वे कह रहे हैं, वो आपका यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा नागेंद्र पासवान कर रहा है, तो अब क्या बचा? देखिए, मुझे थोड़ा बोलने दीजिएगा। इसके दो पहलू हैं और मैं प्रवक्ता भी हूँ, पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और इसके साथ साथ मैं ज़मीनी राजनीति करता हूँ। मैं बिहार के लगभग सभी ज़िलों में घूमा हूँ और ज़िले के अध्यक्षों को जानता हूँ, वहाँ के कार्यकर्ताओं को जानता हूँ। तो इसमें दो बातें हैं। पहली बात, आज जो शुभ दिन है, धनतेरस का दिन है, तो लोग मिठाई खरीदते हैं। अगर आप इस समय मिठाई खरीदने जाइए तो जो अच्छी दुकानें हैं, बड़ी दुकानें हैं जिसमें अच्छे मिठाई की दुकान मिलती है, वहाँ आप देखेंगे कि बहुत लंबी लाइन होगी और कई दुकान ऐसे होंगे जो बेचारे ग्राहकों का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ये हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन इस बार चुनाव जीत रहा है और जीत रहा है इसीलिए बहुत कंपटीशन है। और देखिए, आप पत्रकार हैं, आपको भी मालूम है कि किसी भी क्षेत्र में जो दावेदार होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। लखीसराय और गया का तो मुझे पता है, जहाँ 200 से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा था गया से और लखीसराय दोनों जगह से। तो अब इसमें बताइए कि एक आदमी को टिकट मिलेगा तो 199 आदमी को उदासी तो होगी, क्योंकि जब उदासी होना अलग बात है और टिकट बेचने का आरोप लगाना अलग बात। मैंने कहा, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। कि सबको लग रहा है कि इस बार जीत सामने दिख रहा है। उनको लग रहा है कि हमारी सरकार बनने जा रही है और हम अगर एमएलए बन गए तो शायद कल को मंत्री भी बन सकते हैं। तो उनका जो उत्साह है और उसी हिसाब से जो उदासी भी होती है वो भी होती है। वो एक बात हुई। दूसरी बात, हमारे पार्टी में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। ये बीजेपी नहीं है जहां अहम ब्रह्मास्मि होता है और एक नेता और एक ही बात होती है। हमारे यहाँ लोगों को आज़ादी है। हाँ, जो जिन लोगों ने भी किया वो हमारे परिवार के सदस्य हैं और वो उदास हैं क्योंकि वो टिकट चाहते थे और उनको टिकट नहीं मिला। तो मेरी जो सिर्फ जो राय ये है कि उनको बुला के बात करनी चाहिए। जो नेता हैं उनकी जिम्मेदारी है। जैसे परिवार के जो बड़े मुखिया होते हैं ना, उनका काम है कि परिवार का कोई सदस्य अगर दुखी है, परेशान है, तो उसको बुला के उसको समझाना चाहिए और यही करने की ज़रूरत है। नहीं, उदास होना अलग बात है और सीधे सीधे बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान और बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम पर यह आरोप लगा देना कि टिकटों के डिस्ट्रीब्यूशन में पैसों का खेल हुआ है, इससे तो बड़ा कुछ नहीं हो सकता ना आरोप। तो इस आरोप पर आप क्या कहते हैं? क्या कांग्रेस में सचमुच पैसों का खेल हुआ है, पैसे लेकर टिकट बांटे गए हैं? इसमें फिर मैं दो बातें करूंगा और मुझे बोलने दीजिएगा। देखिए, कई बार जब किसी विद्यार्थी को अच्छा नंबर नहीं मिलता है और जब पेरेंट्स नाराज़ होते हैं तो बोलता है कि नहीं, हम तो अच्छा लिखे हैं, वो मिस जो हैं या जो टीचर हैं वो हमको पसंद नहीं करते हैं। ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ पर परिवार का मुखिया कौन है? सबसे जो सर्वप्रथम पोजीशन में है वो प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी हैं, उसके बाद राजेश राम जी हैं, फिर शकील अहमद खान साहब हैं, मदन मोहन झा साहब हैं। तो
जब किसी को अगर शिकायत करनी होगी तो इन्हीं की शिकायत करेगा। तो ये इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे कैंडिडेट्स को जिन्हें टिकट मिला है, क्योंकि मैं इस समय वॉर रूम को भी देख रहा हूँ और इसलिए बहुत कैंडिडेट से मेरी वार्तालाप होती रहती है, और कहीं इस तरह की कोई दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं है कि कहीं भी पैसे का लेन देन हुआ हो और उसके कारण किसी को टिकट दिया गया। टिकट बिल्कुल साइंटिफिक ढंग से सर्वे करवाया गया। सबसे पहली बार आपने देखा कि हम लोगों ने एक कोड जारी किया और क्यूआर कोड से लोगों ने अप्लाई किया। उसके बाद उनको हमारे स्टेट वॉर रूम से जोड़ दिया गया। वॉर रूम उनको टास्क देता था, उनसे डेली फीडबैक लेता था और रिपोर्ट बनाता था, और इसके आधार पर 1 महीने में 2 महीने में जैसे 200 कैंडिडेट मैंने बोला, कहीं 10 होंगे, कहीं 50 होंगे, तो उन सब में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किसका है, किसने हर घर झंडा में सबसे आगे बढ़कर किया, किसने सबसे ज़्यादा चौपाल किए। तो जितने कार्यक्रम जो पार्टी के तरफ से दिए गए थे, जितने फॉर्म भरवाने के लिए दिए गए थे, उन सब का एक बिल्कुल एक ऐसा डेटा है जो कि आंकड़ा देखा जा सकता है। वो सिर्फ परसेप्शन की बात नहीं है, ये तौलने वाली बात है, और सबके परफॉर्मेंस का पूरा रिकॉर्ड है, और उसके आधार पर टिकटें बांटी गई हैं। आप डीजीपी रहे हैं, आपके ही मित्र हैं, उनको टिकट मिला है, वो भी डीजीपी रहे हैं, बीके रवि रोसड़ा से, वहाँ भी राजद ने कैंडिडेट दे दिया है। अब सोचिए कि महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार कौन होगा वहाँ। नहीं, देखिए, वो हम लोगों ने इस बात पे काफ़ी चर्चा पहले कर ली है, लेकिन आप जैसे बीके रवि जी के बारे में बात करें, हमारे सीनियर भी हैं, और जिस दिन उनको टिकट मिला, सिंबल मिला, उस समय भी मेरी बात हो रही थी, और अगले दिन उनको नॉमिनेशन करना था तब भी बात हो रही थी, और लगातार हम लोग बात करते रहते हैं। तो कभी भी किसी भी तरह से उन्होंने ऐसा नहीं जताया कि कोई और भी कंसिडरेशन है मेरिट के अलावा। और बताइए, वो आरजेडी ने भी तमिलनाडु काडर के ऑफिसर रहे हैं, और यहाँ आकर पिछले कई लंबे समय से, पहले वो लोकसभा में भी चुनाव लड़ना चाहते थे, टिकट उस समय नहीं मिल पाया था। इस बार विधानसभा में भी उन्होंने पूरी तैयारी की, और उनका परफॉर्मेंस जो सर्वेज में सबसे बेहतर आया, इसलिए उनको टिकट मिला, और वो अब चुनाव लड़ने की तैयारी। आरजेडी ने भी दे दिया ना वहाँ से। तो वो तो जैसे हमने कहा आपको, वो बात हमने पहले ही कह दिया कि ये चीज़ें जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, हमारे प्रभारी हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, इनके बीच में लगातार और भी जो दूसरे दल हैं, उनके भी जो शीर्ष नेता हैं, उनसे बातचीत हो रही है, और उसको समय पर सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। अच्छा, कुटुंबा सीट का क्या होगा आपके? देखिए, आप बिहार कांग्रेस के जो अध्यक्ष होते हैं, जो भी अध्यक्ष हो, वही फेस होते हैं पार्टी के। अभी बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजेश कुमार कुटुंबा सीट से विधायक हैं। अभी वहाँ यह है कि एनआर कटवा लिया है सुरेश पासवान ने, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, और 20 तारीख को नामांकन करने जा रहे हैं, ऐलान कर दिया है। अब सोचिए, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी सीट पर सहमति नहीं बन पा रही। दीपक जी, हमने आपको ये बात बार बार कही है। उन्होंने तो अभी नॉमिनेशन भी नहीं किया, अध्यक्ष जी ने भी नॉमिनेशन नहीं किया, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो 20 तारीख को करेंगे। तो 20 तारीख तक इंतजार तो कीजिए कि क्या होता है। एनआर कटवा लिया, अनाउंस कर दिया सुरेश पासवान ने कि आरजेडी के सिंबल पर मैं 20 तारीख को कुटुंबा सीट से नॉमिनेशन फाइल करूंगा। नॉमिनेशन फाइल तो हुआ नहीं है, ना सुरेश पासवान जी का हुआ है, ना राजेश राम जी का हुआ है, और ये तो लिख दिया ना उन्होंने कि दलित दबेगा नहीं, दलित झुकेगा नहीं। कौन दबा रहा है? आरजेडी दबा रही है आपके अध्यक्ष को? नहीं, इनफैक्ट आरजेडी और कांग्रेस में जो गठबंधन है, वो वैचारिक गठबंधन है, समाजवादी सोच का गठबंधन है, समतामूलक समाज का गठबंधन है, सामाजिक न्याय का गठबंधन है, और इसीलिए हमारा गठबंधन एनडीए के दलों से ज़्यादा मजबूत है। एनडीए के दलों में भी देख लीजिए कि किस तरह से जो चिराग पासवान है, उनके सीट पर नीतीश कुमार जी, दो कैंडिडेट नहीं है सर कहीं। नहीं, चिराग पासवान को जो सीट दिए गए थे, उस पर नीतीश कुमार जी ने सीट अपना अनाउंस किया,
और चिराग पासवान की सीट पर हम पार्टी ने अनाउंस किया, फाइल नहीं किया ना किसी ने। तो स्थिति वहाँ भी वैसी है। और वहाँ तो ये है कि वो गठबंधन एक वैचारिक गठबंधन नहीं है, सैद्धांतिक गठबंधन नहीं है, मौका परस्ती का गठबंधन है। और जो दल भी हैं वो अलग अलग विचारधारा के दल हैं, और इसीलिए वो लोग अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों के साथ जुड़े भी रहे हैं। तो अच्छा, आपको क्या लगता है कि महागठबंधन इन तमाम तूफानों से गुजर कर महागठबंधन बच जाएगा कि महागठबंधन बिखर जाएगा? महागठबंधन मजबूत था, महागठबंधन मजबूत है तो नहीं? बिल्कुल है। देखिए, अगर महागठबंधन मजबूत नहीं होता तो हमारे नेताओं के बीच में जो सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हो रही है वो नहीं होता। और बातचीत हो रही है? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है, लगातार हो रही है। और इसलिए जो भी गठबंधन में जहाँ भी थोड़ी बहुत हिच है, वो हमने कहा ना कि चूंकि ये गठबंधन विनिंग अलायंस है, सबको लग रहा है कि हम सत्ता में आने जा रहे हैं। और जब सत्ता में आने जा रहे हैं तो इसीलिए आपने आप पार्टी में कोई डिफरेंस देखा है? आपने भी तो कैंडिडेट अनाउंस किए हैं, कहीं कोई सुगबुगाहट भी आपको दिखी है? क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनका कोई भविष्य नहीं है यहाँ पे। चूंकि यहाँ पर भविष्य बहुत उज्जवल दिख रहा है, इसीलिए कंपटीशन भी उसी हद तक ज़्यादा है। और इसीलिए जो गठबंधन के जितने बड़े नेता हैं वो पूरी जिम्मेवारी से, अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए समाज के प्रति, जनता के प्रति, बिहार के भविष्य के प्रति, बिहार के गरीबों को, वंचितों को, पिछड़ों को, उनके भविष्य के प्रति चिंता करते हुए वो हर जगह एडजस्ट करने के मूड में हैं। और देखिए, समय रहते ही आपको दिखेगा कि हर जगह स्मूथली हमारा अलायंस रहेगा, और ना हमारे कार्यकर्ताओं में कोई कन्फ्यूजन रहेगा, ना जनता में कोई कन्फ्यूजन रहेगा। तो सुना आपने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी करुणा सागर को। इन्होंने बड़े ही सलीके से महागठबंधन का, कांग्रेस राजद के बीच के रिश्ते का, टिकट बेचने के लगे आरोपों का, तारिक अनवर की तल्खी का, तमाम मुद्दों पर कितना बखूबी बचाव किया। अब आपको क्या लगता है? अगर मेरा कोई सवाल पूछना रह गया होगा तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी करुणा सागर जी से तो हम उनसे वो सवाल जरूर पूछेंगे। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।